वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख सकते हैं कि ये एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया बीपीएससी मॉडल प्रश्न पत्र है जो 68 बीपीएससी के लिए निकाला गया है। इसमें आपको 11 मॉडल सेट निकाला गया है और ये आज ही प्रकाशित हुआ है। इसमें 150 क्वेश्चन अभी हम इस वीडियो में कराएंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज बनाया गया है। ज़रूर इस वीडियो को बनाइए, पूरा टेस्ट सीरीज ज़रूर बनाइए और देखिए कि आप कितना क्वेश्चन बना पाते हैं। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको जूम कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन क्षेत्रों के जमींदारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता किया था। तो किन क्षेत्रों के जमींदारों ने किया था, यहाँ दिया है हथुआ, पंडौल, बेतिया, दरभंगा। ये चारों क्षेत्रों के जो जमींदार थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सहायता किए थे। जो बिहार में इस विद्रोह को असफल करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका था इन जमींदारों का। ठीक है, तो चारों हो जाएगा, चारों किए थे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों की वार्षिक सम्मेलन की संज्ञा किसने दिया था। जो कांग्रेस का अधिवेशन हर साल होता था उस पर किसने टिप्पणी कहता है कि कांग्रेस का जो सम्मेलन है वो शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दिया था। तो ये आपको दिए थे आपको लाला लाजपत राय। कौन, लाला लाजपत राय। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तारीख शेरशाही पुस्तक के लेखक कौन है। कौन सा पुस्तक का बात कर रहा है, तो तारीख शेरशाही। तो तारीख शेरशाही पुस्तक जो है अब्बास खान शेरवानी का है। किनका है बाबू, अब्बास खान शेखानी का है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की। तो शुंग शासकों की राजधानी कहाँ था बाबू, तो शुंग शासकों की राजधानी विदिशा में था। कहाँ पे था, विदिशा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। जो पुष्यमित्र शुंग था 185 ईसा पूर्व मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था। और शुंग शासकों ने अपनी जो राजधानी बनाया था वो विदिशा को बनाया था। किसको, विदिशा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में नोनिया विद्रोह जो हुआ था 1778 से 1800 ईस्वी के मध्य हुआ था, ठीक है, के दौरान निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था, बोल रहा है कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था, ये बोल रहा है। तो देखो, नोनिया जो विद्रोह हुआ था, नोनिया विद्रोह जो था एक सामाजिक जातीय विशेष के लोग थे जो मुख्यतः सोरा बनाने का काम करते थे। और ठीक है, इनमें सारण में बनाते थे, वैशाली, पूर्णिया, कटिहार, ये चारों जगह कटिहार बनाते थे। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुगल काल में निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के अंतर्गत खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर कर वसूली की जाती थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ कि मुगल काल में निम्न में से किस व्यवस्था के अंतर्गत खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर कर की वसूली की जाती थी। ये क्वेश्चन दिया हुआ, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा नस्क। क्या हो जाएगा, नस्क। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी हो जाएगा। जो मुगल काल में खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर वसूली किया जाता था उस व्यवस्था को नस्क कहला जाता था। क्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया था। तो बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रांत का दर्जा दिया गया था, यहाँ पे कब दिया गया था ये बात कर रहा है। तो याद रखिएगा ये 1580 ईस्वी में। कब, 1580 ईस्वी में अकबर के शासनकाल में। ठीक है, 1575 से 1576 ईस्वी में बंगाल बिहार को मुगल साम्राज्य के अधीन लाया गया था अकबर के समय। ठीक है, और 1580 ईस्वी में बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रांत का दर्जा दिया गया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि किनके नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का असफल प्रयास किया था। तो लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का असफल प्रयास किनके नेतृत्व में किया था, ये पूछ रहा है। तो किनके नेतृत्व में किया था, तो याद रखिएगा यहाँ पे दिया हुआ कि रास बिहारी बोस, सचिंद्र सन्याल, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो ऑप्शन ई हो जाएगा। और ऑप्शन ई क्यों होगा, क्योंकि इसमें रास बिहारी बोस, सत्येंद्र नाथ सन्याल, ये दोनों आदमी थे। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और कब, 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था। तो बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री का बात कर रहा है, तो वो था रॉल्फ फिच। कौन था बाबू, रॉल्फ फिच जो था ये 1580 में अकबर के शासनकाल में आने वाला था। ठीक है, पहला अंग्रेजी था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुआ, यानी कौन सा युद्ध हुआ जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुआ। तो याद रखिएगा वो तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। कब, 1192 में हुआ था।
इसमें मोहम्मद गौरी जो था वो पृथ्वीराज चौहान को हराया था और इसी समय मुस्लिम शक्ति का स्थापना हुआ था और यह युद्ध जो है भारतीय इतिहास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शेरशाह ने विशुद्ध चांदी और तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था। चांदी और तांबे के सिक्के का क्रमशः नाम क्या था, यानी चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के का नाम क्या था, ये बोल रहा है। तो याद रखिएगा उसका नाम रुपया था और दाम था, यानी जो चांदी का सिक्का था उसे रुपया और जो तांबे का सिक्का था उसे दाम कहा जाता था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से, सूची 1 में दिया हुआ है बाबर, तो बाबर देखते हैं हम लोग मिलाकर। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं तो बाबर जो हो जाएगा आपको कौन सा होगा, इसमें हो जाएगा आपको बाबर जो था काबुल में, अकबर जो था वो सिकंदराबाद में, जहांगीर जो था आपको लाहौर में और शाहजहां आगरा में दफनाया गया है। ठीक है, तो इस तरह मिलाएंगे तो हम लोग ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वहाबी आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो वहाबी आंदोलन का जो उद्देश्य था, ये याद रखिएगा, वहाबी आंदोलन का जो उद्देश्य था वो सामाजिक, धार्मिक और मुसलमानों पर पड़ने वाले प्रभाव का विरोध था, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन ई हो जाएगा। वहाबी आंदोलन जो था वो भारतीय मुसलमानों में सामाजिक तथा धार्मिक सुधारों को लेकर था। ठीक है, तो सामाजिक और धार्मिक सुधार को लेकर था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, तो धार्मिक सुधार को लेकर था। और रायबरेली जो है, रायबरेली के उत्तर प्रदेश के सैयद अहमद बरेली द्वारा आरंभ किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर कि उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है। तो उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा इसको कहा जाता है सिर्र अकबर। क्या कहा जाता है, सिर्र अकबर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में, तो गया के उसके बाद डैश दिया हुआ है यहाँ पे नदी और फिर दिया किनारे एक किस वृक्ष के नीचे हुआ था, ये दोनों पूछ रहा है। तो याद रखिएगा जो नदी था वो निरंजना नदी जिसको फल्गु कहा जाता है और वृक्ष जो था वो पीपल का था। ठीक है, तो इस तरह निरंजना और पीपल कहाँ है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है का बात करें, यानी फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ये देखना है हमको। दिया हुआ है कि वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने वाला प्रसिद्ध था, ये तो सही है। फिर दे रहा है कि उसने दीवाने खैरात विभाग की स्थापना किया था जो गरीब मुसलमान, अनाथ और स्त्री विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था, ये भी बात सही है। फिर आगे देखते हैं। फिर दिया हुआ है कि वह हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था, ये भी सही है, यानी तीनों तो सही हो गया। फिर दिया कि उसे अशोक के 2 स्तंभ मेरठ और तोपड़ा दिल्ली लाने का श्रेय दिया था, ये भी सही है। जब चारों कथन सही है और यहाँ पे गलत कथन पूछ रहा है तो गलत कथन कोई है ही नहीं, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ई इज राइट आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था, तो याद रखिएगा ये अलाउद्दीन खिलजी के काल में। किसके, अलाउद्दीन खिलजी के काल में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे रक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कहा था, ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा वर्ष 1946 में ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी हो जाएगा। मुस्लिम लीग के जो विरोधी नीति था उसी नीति के विरोध में सरदार पटेल ने 1946 में कहा था कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे कि यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमण के आगे छोड़ देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मगध के कन्नौ वंश का संस्थापक था। तो मगध के कन्नौ वंश के संस्थापक कौन था बाबू, तो याद रखिएगा वसुदेव था। कौन था बाबू, वसुदेव। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किनके द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना। तो किनके द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना,
तो लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना बाबू विलियम एडम्स ने किया था। कौन किया था? विलियम एडम्स। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी हो जाएगा, जो 1839 में किया था। कब? 1839 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो सुलह कुल, तो सुलह कुल किसके द्वारा बाबू? तो सुलह कुल किसके द्वारा? तो याद रखिएगा ये अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये अकबर धार्मिक नीतियों का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता था और उसी को ही सुलह कुल की नीति कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो मैसूर राज्य के प्रशासन को कुशासन के आधार पर, तो याद रखिएगा ये किसने लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1831 में। कब? 1831 में मैसूर और 1834 में कुर्ग को अव्यवस्था के नाम पर अपने प्रदेश में मिला लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देव समाज के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो देव समाज के संस्थापक जो है शिव नारायण अग्निहोत्री हैं। कौन है बाबू? शिव नारायण अग्निहोत्री। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है 1887 में लाहौर में किए थे। कहाँ? 1887 में लाहौर में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? तो विधवा पुनर्विवाह कब हुआ था? तो 1856 में। और यहाँ पे काल पूछ रहा है, तो याद रखिएगा ये काल जो था लॉर्ड डलहौजी के जाने के बाद हुआ था। तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। कब? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था। और इस अधिनियम को पास कराने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रमुख योगदान था। किनका? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है ये चुनना है हमको। तो निम्न युग में से कौन सा दिया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, ये तो सही है। लॉर्ड वेलेस्ली दिया हुआ है कि चतुराई पूर्ण निष्क्रियता, ये तो नहीं होगा। लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि ये नहीं लाया था। लीटन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय, ये भी नहीं है। यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ए हो जाएगा, जो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन व्यक्ति भाग लिए थे ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कौन कौन लिए थे। तो या इसमें देखते हैं हम लोग कौन कौन लिए थे। तो महात्मा गांधी द्वितीय कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधित्व कर रहे थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी। सरोजिनी नायडू भी कर रही थी, सरोजिनी नायडू भी गई थी। और आपको मदन मोहन मालवीय भी गए थे। यानी 1 2 3, मौलाना आज़ाद नहीं गए थे। 1 2 3, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन? ऑप्शन डी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय थे ये व्यक्तिगत रूप से सम्मेलन में भाग लिए थे और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का गठन किया था। तो अभिनव भारत किनका है बाबू? तो बी डी सावरकर का। किनका है? बी डी सावरकर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगस्त सन 1923 में बनारस हिंदू महासभा का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो अगस्त 1923 का बात कर रहा है और बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता, तो याद रखिएगा ये किए थे आपको स्वामी श्रद्धानंद। कौन? स्वामी श्रद्धानंद। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वामी श्रद्धानंद जो थे ये आर्य समाज से जुड़े हुए थे और हिंदू महासभा की उत्पत्ति में काफ़ी योगदान दिया इन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बोल रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू। तो याद रखिएगा उस समय अध्यक्ष थे आचार्य जे.बी. कृपलानी। कौन थे बाबू? आचार्य जे.बी. कृपलानी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करके बंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था? तो बंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था? तो ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को। कब? 16 अक्टूबर 1905 को। 20 जुलाई की इसकी घोषणा किया गया था। 7 अगस्त को आपको कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ था और जब इसको लागू किया गया था 16 अक्टूबर को, और 16 अक्टूबर को जिस दिन लागू हुआ था उसी दिन बंग विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है गांधी के नाम में पहले महात्मा जोड़ा गया था। तो गांधी के नाम में जो महात्मा जोड़ा गया था वो चंपारण सत्याग्रह के दौरान। कब? चंपारण सत्याग्रह के दौरान 1917 में जोड़ा गया था। ठीक है, और ये महात्मा इनको किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से किस एक नए संस्था ने
1857 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग किया था। किसने किया था ये बोल रहा है, तो याद रखिएगा ये किया था द डेक्कन एसोसिएशन ने। कौन? द डेक्कन एसोसिएशन ने किया था ये मांग। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथी ने पार्टी छोड़ निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कांग्रेसी नेता जो है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट आया था 1919 में, इस रिपोर्ट की निंदा करने पर जो कई नरमपंथी नेता थे वो पार्टी छोड़कर कौन सा पार्टी बनाए थे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद रखिएगा वो पार्टी छोड़कर आपको बनाए थे इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन। कौन? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन बनाए थे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष जो थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी बनाए गए थे। कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्योंकि निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को निरस्त किसने किया था बाबू? तो ये निरस्त किया था आपको लॉर्ड रिपन ने। कौन? रिपन ने किया था। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 1882 में लॉर्ड रिपन ने इसे निरस्त किया था। और लेकिन वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लीटन के समय 1878 में लाया गया था। कब? 1878 में लीटन के समय लाया गया था और निरस्त इसको रिपन 1882 में किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो याद रखिएगा कौन सा चल रहा था उस समय, तो आपको लाहौर सत्र में। कब? लाहौर सत्र में। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, कार्यकारी समिति ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1907 में भिखाजी कामा जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने के लिए प्रथम व्यक्ति थी, कहाँ ध्वज फहराया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 66वीं में पूछा हुआ था। तो याद रखिएगा कहाँ पे बाबू? स्टुटगार्ट में। कहाँ पे? स्टुटगार्ट। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ पे बाबू? तो प्रथम मदरसा कलकत्ता में। कब? कलकत्ता में वारेन हेस्टिंग के समय 1781 में प्रथम मदरसा कोलकाता में स्थापित किया गया था। ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा ये गोपाल कृष्ण गोखले हैं। कौन बाबू? गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसकी स्थापना कब किए थे बाबू? तो इसकी स्थापना 1905 में किए थे। कब? 1905। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो सोम प्रकाश किनका था बाबू? तो सोम प्रकाश जो था ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। किनका? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। तो आज़ाद हिंद जो सरकार था इसके निर्माण की घोषणा की गई थी, तो वो कब किया गया था? तो वो अक्टूबर में किया गया था। तो 21 अक्टूबर 1943 को। कब? 31 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में किया गया था, जिसे जापान एवं जर्मनी ने तुरंत मान्यता भी दे दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किए थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा कर रहे थे। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ई हो जाएगा। और 1911 में बिहार उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ और विधिवत रूप से बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था? 1912 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? तो सूती कपड़े, तो सूती कपड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा ये आपको मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार मिला है, पुरोहित की मूर्ति मिली है, कांस्य की मूर्ति मिला है, सूती वस्त्र मिला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो संगम साहित्य किससे संबंधित था क्वेश्चन है। तो संगम साहित्य जो था ये तमिल से संबंधित था। किससे बाबू? तमिल। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम का बात कर रहा है। तो सबसे पहले कौन आए थे बाबू? तो सबसे पहले हिंद, उसके बाद यूनान, हिंद के बाद यमन वाला थे, यमन के बाद आया था शक, शक के बाद आया था
हिंद पार्सियन, उसके बाद कुषाण आया था। तो देखो तो कहाँ पे है ऑप्शन, तो ऑप्शन देखो हिंद, यवन, शक, हिंद, पार्सियन और कुषाण। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है। तो कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी, तो याद रखिएगा ये राजधानी थी पल्लवों की। किसकी बाबू, पल्लवों की राजधानी जो थी वो कांचीपुरम थी। अगला क्वेश्चन, अरब यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में भारत आया था। तो इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में आया था, तो याद रखिएगा ये आया था आपको मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। किसके, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है। कौन सा हार्मोन का बात कर रहा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है, ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा ये पीयूष ग्रंथि से होता है। कहाँ से, पीयूष ग्रंथि से। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो हाइड्रा जो होता है उसमें अलैंगिक जनन निम्न में से किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा मुकुलन के द्वारा। किसके द्वारा, मुकुलन के द्वारा। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वृद्धि हार्मोन स्त्रावित होता है। तो वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्त्रावित होता है बाबू, तो याद रखिएगा ये आपको वृद्धि हार्मोन स्त्रावित होता है ये प्यूटरी ग्रंथि से। कहाँ से, प्यूटरी ग्रंथि। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया हुआ कि वैसोप्रेसिन का कार्य है, वैसोप्रेसिन का कार्य है ये पूछ रहा है। दे रहा है कि धमनी का संकुचन, ये नहीं होगा। रक्तचाप का बढ़ाना, ये भी नहीं होगा। रक्तचाप का कम करना, या मूत्र नलिका में पानी को पुनः अवशोषण को बढ़ाना दे रहा है। इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, इसका रक्तचाप को काम करने के लिए भी होता है, रक्तचाप को बढ़ाने के लिए भी काम करता है। जानते ये हार्मोन जो है, ये वैसोप्रेसिन जो हार्मोन है, ये हार्मोन गुर्दे द्वारा आवश्यक तरल पदार्थ में रक्त वाहिकाओं को संकोचित होने में मदद करता है, यानी संकोचित होने में भी मदद करता है, और यह रक्तचाप को नियंत्रित करने में भी सहायता करता है, यानी रक्तचाप को नियंत्रण भी करता है और संकोचित भी करता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ई इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट उपापचय को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो याद रखिएगा ये इंसुलिन के द्वारा। किसके द्वारा, इंसुलिन के द्वारा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। कौन सी नदी बनाती है ये बोल रहा है। यहाँ पे गंडक दिया है, यहाँ पे दिया है आपको घाघरा, यहाँ पे दिया है उत्तरी कोयल, और यहाँ पे दिया है आपको करमनासा। तो याद रखिएगा जो उत्तर प्रदेश और बिहार को सीमा बनाती है वो 3-4 नदी है। जैसे करमनासा भी है, ये भी बनाती है, आपको घाघरा भी बनाती है, गंडक भी बनाती है। तो इस तरह राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ई हो जाएगा। कौन, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में से कौन सा स्थल रुद्ध है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश है, उसमें से कौन सा स्थल रुद्ध देश है ये बोल रहा है। तो याद रखिएगा उसमें से इथियोपिया, कौन, इथियोपिया जो है स्थल रुद्ध है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि रोमानिया की राजधानी कहाँ है। तो रोमानिया की राजधानी कहाँ है बाबू, तो रोमानिया की राजधानी आपको बुखारेस्ट में है। कहाँ पे, बुखारेस्ट। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन, ऑप्शन डी। और हंगरी की राजधानी जो है वो बुडापेस्ट है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। तो बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं ये बात कर रहा है। तो याद रखिएगा ये जो उत्तर और पश्चिम वाला जो है, उत्तर पश्चिम जो जिले हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिले हैं कृषि वाले जिले। ठीक है, यहाँ पे 13 जिला है। कितना, 13 जिला है। तो राइट आंसर इसमें से कौन दिख रहा है, उत्तर पश्चिम कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रेगुड़ या काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। रेगुड़ या काली मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक किस राज्य में है, तो याद रखिएगा ये आपको महाराष्ट्र में है। कहाँ पे, महाराष्ट्र। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मक्का जल संधि से आने वाली की सुविधाएं हैं। तो मक्का जल संधि से आने जाने की सुविधाएं हैं जो अंडमान सागर से दक्षिण चीन सागर तक। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध देश का बात कर रहा है इसमें से,
तो इसमें से सोमालिया तो नहीं होगा, माली हो जाएगा। कौन? माली हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है। तो भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है, ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा असम की लगती है बाबू। किसकी? असम। राइट आंसर ऑप्शन बी ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। असम की लगभग जानते हैं कितना सीमा लगती है? 267 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया कि विश्व के गेहूं मंडी किस शहर को कहा जाता है। तो विश्व का गेहूं मंडी किस शहर को कहा जाता है बाबू? तो ये आपको कहा जाता है विनीपेग को। किसको? विनीपेग को कहा जाता है। विनीपेग जो है ये कनाडा शहर में और विश्व को गेहूं का मंडी इसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है। टेरा रोसा किसके लिए उपयुक्त होती है? तो ये कहावा के लिए। किसके लिए? कहावा के लिए। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्राज़ील में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अल्पास पर्वत विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश। अल्पास पर्वत से विस्तृत फ्रांस में भी है, स्विट्जरलैंड तक है। ठीक है, तो इसमें आपको कौन सा हो जाएगा? फ्रांस भी दिया है, स्विट्जरलैंड भी दिया है, तो 2 दे दिया है, तो ऑप्शन ई मार देना है। क्या मार देना है? ऑप्शन ई। और जानते हैं अल्पास पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम माउंट ब्लैक है। क्या है? माउंट ब्लैक नाम है, जो फ्रांस में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि याकूत किस देश की प्रमुख जनजाति है। याकूत किस देश की प्रमुख जनजाति है? तो ये याकूत रूस की है। किसकी है बाबू? रूस की। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलवाते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद का शपथ कौन दिलवाते हैं? तो ये राज्य के राज्यपाल दिलवाते हैं। कौन? राज्य के राज्यपाल। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 219 के तहत। कितना? अनुच्छेद 219 के तहत भारत के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को राज्य के राज्यपाल द्वारा शपथ दिलवाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा करता है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो चुनावी विवाद हो जाएगा उसका निपटारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 71 के तहत करता है। आर्टिकल 71 के तहत। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन के भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। तो भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। तो याद रखिएगा ये कहाँ पे निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक यानी डीपीएसपी में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी हो जाएगा। डीपीएसपी भाग 4 में आर्टिकल बोलेगा तो 36 से 51 तक दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विधि के शासन का प्रमुख लक्षण है। तो विधि के शासन का प्रमुख लक्षण कौन है ये बोल रहा है। तो याद रखिएगा विधि के कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे दिया है शक्तियों का परिसीमन, ये तो होगा ही। फिर दिया है आपको स्वतंत्र और नागरिक अधिकार दिया हुआ है, ये भी हो जाएगा आपको। जब 2 ऑप्शन मिल गया है तो आगे पढ़ना नहीं है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ई हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार। तो भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है ये बोल रहा है। तो ये आपको एक संवैधानिक अधिकार है। कैसा अधिकार है बाबू? ये एक संवैधानिक अधिकार है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार है। तो किसको है बाबू? तो ये अधिकार आपको किसको है? तो ये संसद को है। किसको है? संसद को है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी, आर्टिकल 138 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 138 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। किसके बारे में? सिविल सेवा बोर्ड के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो कैबिनेट सचिव होते हैं। कौन? कैबिनेट सचिव। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के तहत नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है? कौन है बोल रहा है? तो याद रखिएगा इसमें से देश की रक्षा करने के लिए ऐसा करने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना जब ऐसा आहन किया जाए। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी होगा। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निषेध का रिट उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। तो ये कब जारी किया जा सकता है? एक अवर न्यायालय या अधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से अधिक या प्राकृतिक न्यायों के नियमों के विपरीत कार्य करने पर रोकना। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को पद से कब हटाया जा सकता है?
तो ये आपको लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित, ठीक है। तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित द्वारा हटाया जा सकता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का संवैधानिक गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह कोई वंशानुगत तत्व नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विश्व व्यापार संगठन ने के शासन के तहत सबसे पसंदीदा राष्ट्र खंड निम्नलिखित का सिद्धांत पर आधारित है। क्या बोल रहा है कि विश्व व्यापार संगठन के शासन के तहत सबसे पसंदीदा राष्ट्र खंड निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। तो याद रखिएगा ये आधारित है आपको राष्ट्रों के बीच गैर भेदभाव, ठीक है। राष्ट्रों के बीच गैर भेदभाव, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किस वित्त वर्ष में से परिणामी बजट प्रस्तुत करने की शुरुआत की गई है। तो बिहार के किस वित्त वर्ष में परिणामी बजट प्रस्तुत करने की शुरुआत किया गया है। तो ये आपको 2006-07, कब 2006-07, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि आईएमएफ का मुख्य कार्य है। आईएमएफ का मुख्य कार्य पूछ रहा है। तो आईएमएफ का जो मुख्य कार्य है वो बाबू सदस्य देशों के भुगतान समस्याओं को संतुलन को हल करने में मदद करना, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो हॉट मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ये आपको विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए, ठीक है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए हॉट मनी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश के भुगतान संतुलन का व्यवस्थित रिकॉर्ड है। तो किस देश के भुगतान संतुलन का व्यवस्थित रिकॉर्ड है। तो याद रखिएगा ये आपको समान रूप से 1 वर्ष की अवधि के दौरान देश के सभी आयात और निर्यात के लेन देन से, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाता नहीं है। पूंजी खाता नहीं है का बात कर रहा है। तो पूंजी खाता इसमें से निजी प्रेषण नहीं होगा, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि निजी प्रेषण जो है ये चालू खाते का हिस्सा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय रुपये की पूंजी खाता परिवर्तनीयता का अर्थ क्या है। तो भारतीय रुपये की पूंजी खाता परिवर्तनीयता का अर्थ जो है वो है आपको वित्तीय परिसंपत्ति में व्यापार के उद्देश्य से किसी भी विदेशी मुद्रा से भारतीय रुपये का आदान प्रदान किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रख रखाव कौन करता है। तो विदेशी मुद्रा भंडार का रख रखाव कौन करता है बाबू। तो ये आपको रिजर्व बैंक करता है। कौन, रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एड वेलोरम कर आधारित है। तो एड वेलोरम कर आधारित है तो ये किससे है बाबू। तो ये आपको वस्तु का मौद्रिक मूल्य से है। किससे है बाबू, वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य पर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया कि नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। दिया हुआ कि नाबार्ड की स्थापना ग्रामीण ऋण के क्षेत्रों के लोगों को संगठन, कर्तव्य और समन्वय के उद्देश्य के लिए किया गया था, ठीक है। नाबार्ड से पहले नाबार्ड का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देखा जाता था, ये भी बात सही है। नाबार्ड प्रत्यक्ष वित्त और पुनर्वित्त दोनों प्रदान करता है, ऐसा बात नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा। 1 और 2 सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में कंपनियों के विलय का अधिग्रहण को विनियमित करता है। क्या बोल रहा है कि भारत में कंपनियों के विलय और अधिग्रहण को विनियमित करता है, कौन करता है। तो याद रखिएगा भारत की प्रतिस्पर्धा आयोग। कौन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसएमई के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। दे रहा है कि एमएसएमई जो है आर्थिक मामले की कैबिनेट समिति द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, ये तो ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग द्वारा मंजूरी दी जाती है, ये भी ठीक है। एमएसएमई के बारे में हमको बताना है, ठीक है। एमएसएमई के बारे में बताना है। दे रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में बताना है। दे रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसएमई आर्थिक मामलों की कैबिनेट समितियों द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, नहीं, कैबिनेट द्वारा नहीं किया जाता है। फिर बोल रहा है कि एमएसएमई जो है कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग
द्वारा मंजूरी दी जाती है, ऐसा भी नहीं है। एमएसएमई स्तर नीति आयोग का अंतिम निर्णय लेती है, ऐसा भी बात नहीं है। तीनों कथन गलत दिया हुआ है, ठीक है। हमको क्या बात कर रहा है, यहाँ ऊपर दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो तीनों कथन सही नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो एमएसएमई है इसका कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर तय किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस शहर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस बाबू कहाँ पे, तो इंदौर में। कहाँ पे, इंदौर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली जो थे 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये आपको वाराणसी में। कहाँ पे, वाराणसी। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत 2023 के संगठन के अध्यक्ष के रूप में अगले एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा और इसका आयोजन का विषय क्या है। देखिए आयोजन का विषय पूछ रहा है, तो इसका जो विषय है वो है एक सुरक्षित एससीओ के लिए। क्या, एक सुरक्षित एससीओ के लिए। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 23वां एपेक सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। तो 29वां एपेक एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। तो ये आपको थाईलैंड में। कहाँ पे, थाईलैंड। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कतर ने 27 साल की प्राकृतिक गैस आपूर्ति सौदे के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी किया है। तो ये आपको किसके साथ किया है, तो चीन के साथ। किसके साथ, चीन के साथ किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस टेनिस खिलाड़ी ने अस्ताना ओपन फाइनल खिताब जीता है। तो अस्ताना ओपन फाइनल खिताब आपको नोवाक जोकोविच। कौन, नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन है कि फाइनल में बहरीन के हबीब सबाह को हराकर भारत का कौन सा नया विश्व 6 रेड स्ट्रोकर चैंपियन बना है। तो ये कौन बना है बाबू, तो ये आपको बना है एस श्री कृष्ण। कौन बना है, एस श्री कृष्ण। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो ये आपको नई दिल्ली में है। कहाँ पे, नई दिल्ली में है असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य। ये हाल ही में 8 तेंदुओं की मौजूदगी की पुष्टि हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस संस्था द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा, तो ये आपको WWF के द्वारा। किसके द्वारा, WWF के द्वारा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा वायु अमृत क्या है। तो वायु अमृत क्या है ये पूछ रहा है। तो हाल ही में खबरों में रहा है वायु अमृत एक फसल अवशेष प्रबंधन पहल है। क्या है बाबू, एक फसल अवशेष प्रबंधन पहल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी पुरस्कार 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में जो प्रथम राज्य है वो आपको उत्तर प्रदेश रहा है। कौन, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर तमिलनाडु था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन है। तो याद रखिएगा पहली भारतीय और एशियाई महिला हैं, तो इसलिए इनका नाम याद रखना जरूरी है, और इनका नाम है KP अश्विनी। क्या नाम है, डॉक्टर KP अश्विनी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देश का पहला वर्चुअल स्कूल है, तो याद रखिएगा इसलिए नई दिल्ली में। कहाँ पे, नई दिल्ली। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है किस संस्था ने वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहल शुरू किया है। तो ये संस्था कौन है, तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा। किसके द्वारा, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा मुइफा क्या है। ये मुइफा अभी खबर में था और पूछ रहा है कि ये क्या है। तो मुइफा एक आंधी है। क्या है बाबू, आंधी है, टाइफून है, ये ताइवान के पास आया था, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2022 में किस नौसेना जहाज को 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है।
तो किसको किया गया है बाबू, तो आईएनएस अजय को, किसको, आईएनएस अजय। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा के पहले कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा के पहले कुलपति के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो ये अश्विनी वैष्णव को। किनको बाबू, अश्विनी वैष्णव। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया कि दुनिया के सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस देश में स्थित है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल ये आपको भारत में ही है। कहाँ पे है, भारत में है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है, ये चिनाब नदी पर बनाया गया है। किस पे, चिनाब नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किसे अमेरिका द्वारा प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है बाबू, तो ये आपको किया गया है, किसको, तो कृष्णा वविलाला। किसको, कृष्णा वविलाला। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है। तो ये किसको दिया गया बाबू, तो अंचत शरद कमल को। किनको, अंचत शरद कमल जो है ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली समझौता पर हस्ताक्षर किया। तो भारतीय रिजर्व बैंक किसके साथ मुद्रा अदला बदली समझौता किया है, तो ये आपको मालदीव के साथ, किसके साथ, मालदीव के साथ। राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11वीं सदी के भक्त संत रामानुजाचार्य की स्मृति 216 फीट की ऊंची स्टैचू ऑफ इक्विटी का नाम दिया गया है, राष्ट्र को समर्पित किया है और यह कहाँ स्थित है। तो ये आपको हैदराबाद में है। कहाँ पे, हैदराबाद। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस देश ने रहने योग्य संभावित विग्रहों की पहचान करने के लिए एआई आधारित एल्गोरिदम तैयार किया है। तो ये आपको भारत ही किया है। कौन किया है बाबू, भारत। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में जातीय गणना कितने चरणों में करवाई जा रही है। तो बिहार में जातीय जनगणना चल रहा है, जातीय जनगणना जो चल रहा है, और बोल रहा है कि कितने चरणों में, तो ये 2 चरणों में। कितने चरणों में, 2 चरणों में। इसकी शुरुआत 7 जनवरी से ही किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक में भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है, यह किस राज्य में खोला जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ये आपको गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्यार का पौधा अभियान किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू किया गया है। तो ये प्यार का पौधा अभियान जो है ये कौन सा राज्य के द्वारा, तो ये आपको बिहार के द्वारा। किसके द्वारा, बिहार के द्वारा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता के विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर, तो ये आपको कोलकाता है। कौन है बाबू, कोलकाता। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। तो दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा, जो जिला पूछ रहा है, तो कैमूर जिले में। कहाँ पे, कैमूर जिले में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है। तो पीवी सिंधु बाबू कांस्य पदक जीती है। कांस्य पदक। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में वर्तमान महाधिवक्ता कौन है। तो बिहार के वर्तमान महाधिवक्ता जो है बाबू, वो आपको कौन है, पीके शाही है। कौन है, पीके शाही। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये अभी 13 जनवरी 2023 को ही नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा। तो जो कृषि चौथा लागू होगा वो 1 अप्रैल 2023 से। कब, 1 अप्रैल 2023। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में बिहार ने कितने पदक जीते हैं। तो बिहार बस 2 पदक जीता है। कितने, 2 पदक जीता है। राइट आंसर, ये दोनों कांस्य पदक ही जीता है, और बिहार का स्थान जो है तो अंक तालिका में 31वें नंबर पर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। तो बिहार में जो ग्रामीण सड़कों की लंबाई है वो आपको कितनी है, ये क्वेश्चन है। तो वो आपको 1,02,306 किलोमीटर। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन
ये अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार प्याज के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में कौन सा जिला टॉप पर रहा था, ये बोल रहा है। यहाँ प्याज का उत्पादन का बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपको प्याज के उत्पादन में नालंदा टॉप पर था। कौन? नालंदा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार आलू के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2021 में प्रमुख 3 जिले का बात कर रहा है। तो आलू में प्रथम था पटना, 2 पे था नालंदा और 3 पे था समस्तीपुर। तो पटना, नालंदा, समस्तीपुर ऑप्शन ए जो राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार आम के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2021-22 में कौन सा जिला टॉप पर था। तो आम उत्पादन में दरभंगा टॉप पर था। कौन? दरभंगा टॉप पर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तु का उत्पादन को दुगुना करना है। तो ये आपको 2025 तक करना है। कब? 2025 तक। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि अग्रिम अनुमान के अनुसार 2021-22 में भारत का जीडीपी वृद्धि दर। तो अग्रिम अनुमान के अनुसार 2021-22 में भारत का जो जीडीपी है वो 9.2%। कितना? 9.2%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कि एफडीआई इक्विटी अंतर्प्रवाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश। तो एफडीआई इक्विटी के अंतर्गत सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला सिंगापुर है। कौन है बाबू? सिंगापुर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का बनावरण क्षेत्र। तो बिहार का बनावरण क्षेत्र पूछ रहा है। तो बिहार का बनावरण क्षेत्र जो है 7380.79 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आवृत्ति को नापा जाता है। आवृत्ति को नापा जाता है तो याद रखिएगा पहले तो कि जो तरंग की आवृत्ति होती है वो स्थिर रहती है। ठीक है। और विभिन्न पदार्थों से गुजरने पर वो बदलती ही नहीं है। तो ठीक है, नापा नहीं जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ई हो जाएगा। अगर पूछेगा इसका मात्रक तो हर्ट्ज होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सही कथन को चुनना है हमको। सही कथन को चुनते हैं हम लोग। दिया हुआ है कि ऑप्शन बी में लाल प्रकाश का तरंग दर बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत शक्ति इकाई है। तो विद्युत शक्ति किसकी इकाई है बाबू? तो ये आपको वाट की इकाई है। किसकी? वाट की। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर में। तो विद्युत मोटर में क्या होता है? तो विद्युत मोटर में आपको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस उपकरण से नापी जाती है। तो विद्युत धारा तो एमीटर से नापी जाती है। किससे? एमीटर से। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। तो ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक का बात कर रहा है। तो याद रखिएगा ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक जो होता है ना, इसमें मीथेन होगा, CO2 होगा, नाइट्रस ऑक्साइड होगा। इस तरह इसमें 2 ऑप्शन आपको मिल गया है तो ऑप्शन ई मार देना है। तो ऑप्शन ई इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य के लिए मिला है। तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ जो मिला है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला है। किसके लिए? प्रकाश विद्युत प्रभाव। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका pH मान 7 होता है। pH मान किसका 7 होता है ये बोल रहा है। तो याद रखिएगा किसका हो जाएगा। यहाँ पे दिया है शुद्ध जल और उदासीन पानी। तो ये दोनों का जो pH मान होगा वो 7 होगा। तो 2 ऑप्शन दिया है तो राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। ठीक है। निम्न में तत्वों में से न्यूट्रॉन नहीं होता है। निम्न तत्वों में से न्यूट्रॉन नहीं होता है ये बात कर रहा है। तो याद रखिएगा ये हाइड्रोजन में नहीं होता है। किसमें? हाइड्रोजन। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की खोज किसने किया था। तो डीएनए की खोज किसने किया था बाबू? तो डीएनए की खोज आपको यहाँ पे दिया जेम्स वाट और फ्रांसिस क्रिक ने किया था। यहाँ ग्रेग मंडेल, जोहान्स हरविंद खुराना। तो डीएनए का खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा इसमें से तो कोई नहीं होगा। ऑप्शन ई हो जाएगा। और ये जो डीएनए की संरचना है ना, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आपको जेम्स वाट और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। और डीएनए की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा वो ग्रेग मेंडल को आनुवंशिक का पिता भी कहा जाता है। इसके खोज किया था आपको आर्थर केनबर्ग ने। कौन?
आर्थर केनबर्ग जो ऑप्शन में दिया नहीं है, ठीक है, तो आर्थर केनबर्ग ने डीएनए को सबसे पहले बनाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है। तो ट्राइग्लिसराइड बाबू क्या है, तो ये आपको वसा है। क्या है बाबू, वसा है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि ईईजी निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम, ईईजी निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के उपयोग के लिए होता है, तो ये मस्तिष्क के लिए होता है ईईजी, ठीक है, मस्तिष्क के लिए। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, तो तापक्रम नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। कौन है, हाइपोथैलेमस। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में होता है, तो मानव शरीर में लगभग क्या होता है बाबू, तो 70% पानी होता है, लगभग 70% पानी, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहाँ से अब मैथ दिया गया है, ठीक है, यहाँ से मैथ दिया गया है 10 क्वेश्चन, तो अब छोड़ देते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।